चलिए फिर आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एथिक्स पेपर के बारे में। देखिए एथिक्स पेपर के बारे में आप सभी ने ये पढ़ रखा होगा कि यह जो पेपर होता है, यहाँ पर हम अपने जो मौलिक चिंतन होते हैं, उन चिंतन के माध्यम से बहुत व्यवहारिक जो आपका ज्ञान होता है, यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार चीजें पढ़नी है, लेकिन जो उदाहरण के तौर पर आप बहुत सारा एनालिसिस करते हो, जो डेली टू डेली लाइफ में चीजें देखते हो, इसके माध्यम से आप अपने विचारों को अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो उसी आधार पर आपको यह प्रैक्टिस करनी है। कंटीन्यूअस जो चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, जिनका अनुभव करते हो, उसके माध्यम से आप उन्हें जब कॉपी पर उतारोगे, और वो कॉपी पर कैसे उतारोगे, आप अभ्यास के माध्यम से उतारोगे। तो यहाँ हमारे साथ क्या करोगे आप, हमारे साथ आप 10 मार्च से शुरू कर सकते हो अपना डेली आंसर राइटिंग के तहत प्रोग्राम जो चालू हो रहा है एथिक्स पेपर। तो यहाँ समझो कि एथिक्स पेपर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो किस तरीके से आगे हम प्लान कर रहे हैं और कैसे आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सीधा यही है कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन साथियों के लिए एथिक्स में जो आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे साथ अगर करना चाहते हो तो क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस के बाद में आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा, साथ ही और क्या-क्या आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको 10 मार्च के दिन प्रतिदिन 10 बजे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। उन 3 प्रश्नों पर आपको लिखना है, और लिखना भी कितने समय सीमा के भीतर है, 24 घंटे के भीतर लिखना है। और आज आपको क्या करना है, आज आपको पेपर 4 का सिलेबस देखना है। सिलेबस भी आपको ग्रुप पर दे दिया जाएगा, पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, और वह पीडीएफ आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उस प्रिंट आउट के माध्यम से आप यह समझेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या सिलेबस के अनुसार ही सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो भैया देखो यार, सारे क्वेश्चंस हम सिलेबस के पर स्टिक रहते हुए ही करेंगे, क्योंकि जब यूपीपीसीएस का आप ट्रेंड देखोगे, प्रीवियस ईयर का जब ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड के बेस पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसने क्या किया है कि सिलेबस में आपके मेंशन है कीवर्ड, उन कीवर्ड को ही पकड़ करके कभी भी देखना आप क्वेश्चंस जो पूछता है, उन कीवर्ड को पकड़ कर ही लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लेकिन जो सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है, उसी के आधार पर आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो आपको डेली 3 प्रश्न मिलेंगे, और डेली 3 प्रश्न जो दिए जाएंगे, वो 20 दिनों का टारगेट रखा गया है। 20 दिनों का टारगेट ऐसे है कि मंडे टू फ्राइडे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो भैया मंडे टू फ्राइडे हो गए आपके 20 दिन के हिसाब से, आपके डेली 3, टोटल महीने में आपके 60 क्वेश्चन हो गए। क्लियर। तो 10 मार्च से जो प्रोग्राम चालू होगा, वो आपका 20 दिन का अभ्यास है, लेकिन 20 दिन का अभ्यास आपका मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। सेल्फ इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे, जैसे आपने 3 प्रश्न लिखे, अब इन 3 प्रश्नों को फीडबैक आपको कितने दिनों में हम दे देंगे, अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको फीडबैक मिलेगा। और फीडबैक भी आपको ऐसा नहीं है कि और जगह पर जैसे फीडबैक दिया जाता है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली लिख दिया जाता है, हाँ भाई प्रयास अच्छा है, प्रस्तावना बेहतर है, ठीक है, निष्कर्ष में सुधार की गुंजाइश है। क्या सुधार की गुंजाइश है, यह तो बताया नहीं जाता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर फीडबैक आपको देने का प्रयास करेंगे, और दिया भी जाता है, कुछ आपको कॉपीज भी आपको सैंपल के रूप में देखो दिखाई भी गई हैं, कि जो फीडबैक दिया जाएगा, उस फीडबैक में बताया जाएगा कि प्रस्तावना के स्तर पर और क्या कमियां हैं, और इन कमियों को आप ऐड ऑन करिए अपने आंसर में। साथ ही मेन बॉडी के स्तर पर क्या-क्या और आप यूज कर सकते थे अपने आंसर में, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते थे। ये जितने भी इवैल्यूएटर हैं, वो आपको बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे, क्योंकि स्वयं वो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, स्वयं उन्होंने अपना वैल्यू एडिशन किया है, सुधार किया है, इंप्रूवमेंट किया है, सीखा है उन्होंने अभ्यास करते हुए। वही आपको अनवरत जो अभ्यास के माध्यम से वो सीख रहे हैं, वही आपको भी प्रयास करेंगे वो देने का, डिलीवर करने का। ठीक है, इसी की वजह से ही आपको बताया जा रहा है कि जो फीडबैक दिया जाएगा, जो कंस्ट्रक्टिव आपको फीडबैक दिया जाएगा, इसके माध्यम से आप भी अपने आंसर में जब लगातार सुधार करेंगे, सीखेंगे। और एक दिन में सुधार नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। जब 1 महीने लगातार आप अभ्यास कर लेंगे, इसके बाद पेपर 4 के बाद ही आपका पेपर 3 शुरू होगा। तो कंटिन्यूअसली जो पेपर 4 के पैरेलल आपका पेपर 6 भी हम शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। वहां पर आपको कैसे दिया जाएगा, वहां पर देखिए आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जो सिलेबस है, सिलेबस पर आपको टू द पॉइंट नोट्स के साथ में वीडियो दे दिए जाए, और फिर वीडियो पर आधारित आपको प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाए, और उन प्रश्नों को आपको इवैल्यूएशन के माध्यम से सजेशंस दिला दिए जाए। ये प्रोसेस रहेगा। तो अभी हम केवल पेपर 4 को समझते हैं यहाँ पर, इसके बाद जैसे आपकी डिमांड आएगी उसके अनुरूप हम अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी पेपर 4 आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और 3 प्रश्न का इवैल्यूएशन कौन करेगा, बताया ना, इवैल्यूएशन जो करेंगे, जो अपने बीच के साथी हैं, जो इंटरव्यू या मेंस का एक्सपीरियंस रखते हैं, और साथ ही साथ वो पेपर कॉपीज वगैरह चेक करते रहते हैं। चेक करने के माध्यम से स्वतः अपना भी जो वो वैल्यू एडिशन करते रहते हैं, इसके साथ साथ आपको भी वो सजेशंस देते रहते हैं। तो आपको जो फीडबैक मिलेगा उसके लिए निश्चिंत रहिए, और फीडबैक जो दिया भी जाएगा बहुत सतही नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों भाषाओं के जो छात्र हैं, वो दोनों भाषाओं के छात्र यहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इवैल्यूएटर है हमारे पास दोनों भाषाओं के हैं। क्लियर। अब इसके बाद में 24 से 48 घंटों के भीतर जब आपको इवैल्यूएशन मिल जाता है, तभी आप अगला जो उत्तर लिखोगे, अगले दिन का जब अभ्यास करोगे, तो वहां सुधार कर पाओगे जो कमियां आप कर रहे होगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक
बात समझो आप, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार लिख रहे होंगे, तो प्रस्तावना के स्तर पर मान लीजिए वो 50 से 60 शब्दों में प्रस्तावना लिखते चले जा रहे हैं, तो भैया जब तक कोई बताने वाला आपको नहीं होगा कि 25 से 30 शब्दों में आपको प्रस्तावना को छोटा करना है, तो अगला जब उत्तर लिखोगे तो आप प्रयास करोगे उसके लिए। लेकिन कोई कह दे हाँ प्रस्तावना ठीक है, तो भैया जो ठीक है अगर इस तरीके का अगर इवोल्यूशन आपको मिलेगा, तो आगे आप वैसे ही लिखते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या सुधार करना है, ठीक है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको जो फीडबैक दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं और पीछे भी बहुत सारे आपके साथी जुड़ चुके होंगे, उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हो भाई, हम बताएँगे उससे अच्छा है कि आप उनसे पूछिएगा जो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, अलग क्या है यहाँ पर? अलग यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा होगा डेली 3 मॉडल आंसर्स दिए जाएँगे। अब डेली 3 जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर कैसे दिए जाएँगे? यहाँ लिखा होगा हैंड रिटन, क्या मतलब है इसका? हैंड रिटन का क्या मतलब है और जगह जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं आपको उसमें क्या अंतर है? पहले ये बताओ, ये जो मॉडल आंसर दिया जाएगा इसका यूज़ कैसे करना होता है? पहले आप एक चीज़ समझ लो, जो मॉडल आंसर होता है कि परफेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है? समझना बात को। कोई भी मॉडल आंसर होता है, कहीं भी आपको मिल रहा है वो परफेक्ट आंसर नहीं है। फिर मॉडल आंसर को आप रेफरेंस के रूप में यूज़ करिए। कैसे? जैसे आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखा, अब उस प्रश्न की जो डिमांड है, डिमांड के अनुरूप आपने क्या प्रश्न को टैकल किया है? अगर नहीं टैकल किया है तो आप वहां पर जो सपोर्ट के रूप में यूज करोगे, जो सहारा लोगे, वहां पर आप मॉडल आंसर का सहारा लोगे। उस मॉडल आंसर के माध्यम से आप सीखोगे कि जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो पॉइंट्स हमने क्या अपने उत्तर में यूज कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। पहली बात तो मॉडल आंसर का यूज केवल इतना ही करना होता है, ठीक है? वो परफेक्ट आंसर नहीं है, दिमाग से अपने निकाल देना आप, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा स्कोप रहता है जो आप एड ऑन कर सकते हो। हमारे मॉडल आंसर में भी बहुत सारा स्कोप रहेगा। साथ ही आप अपने आंसर में और मॉडल आंसर को यूज करके एक जो बेहतर आंसर, आप बेहतर मटेरियल कंटेंट बना सकते हो, उस टॉपिक पर एक पेज में आपका शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ऐसे यूज करना है उसको। फिर बात करते हैं आगे हैंड रिटन देने का क्या मतलब है। हैंड रिटन देने का तात्पर्य यह है कि देखो यार, बहुत जगह पर आपको मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं, अब गूगल से सीधा कॉपी पेस्ट करके या एआई के माध्यम से आजकल सीधा एआई पर क्वेश्चन डालते हैं और सीधा मॉडल आंसर निकल कर आ जाता है। तो अगर हम वही मॉडल आंसर आपको दे देंगे, तो भैया बताओ यार, क्या आप उसको अपनी कॉपी में आप उसको यूज कर पाओगे? रेलेवेंस रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। बहुत सारा आपको कचरा दे दिया जाए सब उठा करके, तो आप उसको रेलेवेंस, क्या पॉइंट्स रेलेवेंट है आपके लिए, उस प्रश्न के लिए क्या आपके उत्तर में होने चाहिए, वो आप कैसे समझोगे? इसीलिए यहाँ कोशिश की जाएगी कि आपको हैंड रिटन में, यानी कि जो एक 2 से 3 पेजेस का पूरा मटेरियल रहेगा, उस 2 से 3 पेजेस से क्रिस्प मटेरियल जो आपके लिए कंटेंट जरूरी है, उतना ही निकाल करके एक पन्ने में समेटा जाएगा और समेट करके आपको एक-एक पेज में तीनों क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दिए जाएंगे। समझ में आया? मॉडल आंसर हैंड रिटन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि चाहते तो हम भी सीधा एआई के माध्यम से कॉपी पेस्ट करके आपको मॉडल आंसर दे देते, तो ये तो खाता पूर्ति करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन खाता पूर्ति यहाँ हैंड रिटन के स्तर पर नहीं हो सकती है, ठीक है? समझे? तो यहाँ मेहनत की जाएगी और मेहनत करने के बाद आपको वो मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर हुआ? और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा, बाइलिंगुअल होगा और 3 मॉडल आंसर में से एक मॉडल आंसर यहाँ ये देख लो जैसे तैयार हो चुके हैं। एक मॉडल आंसर के माध्यम से समझ भी लो कि भाई जो आप प्रयोग करोगे इसको कैसे प्रयोग करना है। जैसे पहले दिन में ही आपको एक प्रश्न अभ्यास के लिए मिलेगा, वह प्रश्न रहेगा आपका, क्या आप सहमत हैं कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे पर आधारित हैं? उपयुक्त तर्कों के साथ विवेचना करनी है। तो भाई भाई समझो, यहाँ पर डिस्कस करना है आपको और तर्क देते हुए डिस्कस करना है। और क्वेश्चन क्या है कि क्या आप सहमत हैं इस बात से, डू यू एग्री दैट रिलीजन एंड मोरालिटी आर बेस्ड ऑन ईच अदर? तो रिलीजन और मोरालिटी एक दूसरे पर ही आधारित हैं, इसको तर्कों के साथ आपको विवेचना करनी है। तो पहले तो आप इस आंसर को अपने शब्दों में, अपने शब्दों के साथ साथ आपको सोर्स, जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हो भाई, अब सोर्स के स्तर पर कभी भी एक रूपता नहीं हो सकती है, ठीक है? जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लेक्सिकन पढ़ रखी होगी, बहुत सारे जो घटना चक्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो भी आप सोर्स अपने स्तर पर, किसी भी बुक को आप, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए। तो सभी सोर्सेस में 19-20 का ही फर्क होता है। तो जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं उस सोर्स के माध्यम से आपको यह अपना प्रश्न जो दिया जाएगा, डेली जो 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न जैसे यह आता है आपके सामने, अब इसको आपको टैकल करना है, अपनी भाषा में लिखना है। आपने अपनी भाषा में लिख लिया, फिर आपका ये चेक होने के लिए जाएगा, इवैल्यूएटर आपका देखेगा क्या-क्या कमियां आपकी रह गई हैं, तो वो आपको सजेशंस देगा, आपको वहां से सजेशन मिलता है। इसके साथ ही आपको जब टाइमलाइन खत्म होगी, 24 घंटे की टाइमलाइन में ही आपको कॉपी सबमिट करनी होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके आपको कॉपी सबमिट कर देनी है। फिर 24 घंटे के बाद ही इन्हीं तीनों प्रश्नों का आपको मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। अब ये जो तीनों प्रश्नों का जो मॉडल आंसर दिया जाएगा, इसमें यह तीसरा प्रश्न जैसे आपका जो रहेगा, एक आप समझ लीजिए डेमो टाइप से, यह समझ लीजिए कि जो मॉडल आंसर दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा और आपको यूज कैसे करना है इसको। तो भैया जो मॉडल आंसर आपको मिला,
आपने देखा कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझसे छूट रहे थे वहां पर, लिखने के दौरान नहीं याद आ रहे थे, और याद क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास एक क्रिस्प नोट्स नहीं है उसका। तो ये मॉडल आंसर देने का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि एक क्रिस्पी आपके पास नोट्स हो जाएगा पूरे मटेरियल का, और जैसे ही नोट्स तैयार हो जाएगा तो एक एक पेज में मात्र देंगे हम, मात्र एक एक पेज में पूरा उस टॉपिक पर एक पेज में आपके पास मटेरियल तैयार है। तो जब रिवीजन करने आप जाओगे, एग्जाम जब नजदीक आएगा, तब इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। एक इतना मोटा रजिस्टर आप नहीं रिवाइज कर पाओगे, लेकिन आपके पास में 50-60 पेजेस मात्र रहेंगे ना, वो आप 50-60 पेज बहुत तेजी से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस प्रश्न पर लिखना होगा, तो इस प्रश्न पर जैसे आपको आईबीसी मॉडल पर तो लिखना ही लिखना है। अब 200 शब्दों का प्रश्न है, वहां तो आपके पास 3 पेजेस होते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, मेंस आंसर राइटिंग करोगे, तो जो आपकी बुकलेट होती है, उस बुकलेट में 200 शब्दों का जो आंसर लिखना होता है वो 3 पेजेस रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि तीनों पेज पूरे भरे जाएं, आप 2.5 पेज भी लिख सकते हो, कुछ स्पेस लास्ट का छोड़ भी सकते हो। तो बेसिकली लेकिन यूज आपको तीनों पेज करने होते हैं, और जो आपका 125 शब्दों का होता है वहां पर 2 पेजेस होते हैं। तो 2 पेजेस में आप 1.5 पेज या पौने 2 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी स्पीड और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्लियर। अब यहाँ समझते हैं बात को कि जैसे आपको 200 पेजेस में लिखना है, तो हम यहाँ मॉडल आंसर 3 पेज में दे दें तो फायदा ही क्या हुआ, वो तो पूरा आंसर ही दे दिया। तो यहाँ जो आपको मॉडल आंसर है, देखो केवल एक पेज में समेट कर दिया जाएगा, और एक पेज में आपको कीवर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, समझे, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स में जैसे भूमिका के स्तर पर आईबीसी मॉडल समझते हो ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये आईबीसी मॉडल पर ही आपको उत्तर लिखने होते हैं सारे। अब आईबीसी में इंट्रोडक्शन में आपको 25-30 शब्द लिखने हैं, और जहां पर छोटा आंसर लिखना है 125 शब्दों वाला, वहां 15 से 20 शब्दों में और छोटा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करो। और वैसे ही आपको कंक्लूजन के स्तर पर 20 से 25 शब्द खपाने होते हैं। बाकी जो काम करना होता है वो मेन बॉडी पर करना होता है, और यहाँ मेन बॉडी पर क्या करना है काम, यहाँ तर्कों के माध्यम से आपको विवेचना करना है, डिस्कस करना है कि धर्म और नैतिकता क्या एक दूसरे पर आधारित होते हैं, क्या एक दूसरे पर ही बेस्ड होते हैं। तो इस पर इंट्रोडक्शन में आप धर्म के बारे में बता सकते हो कि धर्म यहाँ पर जैसे बताया गया है कि देखो 2 परिभाषाएं होती हैं धर्म की, एक होता है स्वकर्तव्य पालन, दूसरा आपका रिलीजन के रूप में। जैसे रिलीजन आप जानते हो ना कि रिलीजन का जो अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद करोगे तो पंथ आपका होता है, ठीक। और जो धर्मा बोलते हो ना, हमारे धर्मा के अनुसार जो परिभाषा होती है, वो धर्मा को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके धर्मा ही लिखा जाता है, DHARMA, ठीक है। तो हिंदी जो ट्रांसलेशन है धर्मा को धर्मा ही है, और यह धर्मा का जो मतलब होता है, जो स्वकर्तव्य पलायन की बात की जा रही है, यानी कि जो नैतिक नियम होते हैं इनका अनुपालन कैसे किया जाता है। जैसे आपने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी पढ़ी होगी कि हिंदू धर्म जो है कोई रिलीजन नहीं है, कोई पंथ नहीं है, ये भैया क्या है, डेली टू डेली लाइफ में जो प्रैक्टिसेस की जाती है नैतिक मूल्यों की, वही आपका हिंदू धर्म है। क्लियर। तो यहाँ पर हम समझे धर्म की परिभाषा को। तो इंट्रोडक्शन के स्तर पर आप 15 से 20 शब्दों में, अब आपको कीवर्ड दे दिए गए, अब कीवर्ड की बेस पर भाषा अपनी रखनी है, कंटेंट आपको दिया जाएगा, कंटेंट के स्तर पर आपको कोशिश की जाएगी, अब स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी कि यही आप सेम टू सेम कॉपी कर लो अपने आंसर में, नहीं, आपको हमेशा भाषा अपनी मौलिक रखनी है। मौलिक भाषा रखने से होगा क्या कि आप अपने शब्दों में लिखना सीख पाओगे, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर आप कहीं से मॉडल आंसर उठा करके चेपने लगोगे, तो वो चेपने के स्तर पर आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आपने तो वही भाषा को कॉपी कर दिया उठा करके। अब इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद मुख्य भाग पर आएंगे, तो मेन बॉडी के स्तर पर आपको बताना है, डिस्कस करना है, तर्क देने हैं, और तर्कों में यहाँ बहुत खुला स्कोप होता है कि तर्क के आधार पर आओगे तो एक तर्क देखो, जब अलग-अलग व्यक्तियों के विचार होंगे, अलग-अलग व्यक्तियों के विचारों के आधार पर आपके पास उदाहरण होने चाहिए। यहाँ उदाहरण के स्तर पर जैसे आप बता सकते हो कि जब धर्म आधारित नैतिकता आपको दिखाई देगी, यानी कि धर्म और नैतिकता में अंतर संबंध दिखाई देता है, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ आपको महात्मा गांधी, रोनाल्ड, कार्ल बार्थ, इनके उदाहरण देने हैं, और इनके उदाहरण पर बताना है कि धर्म से ही हमें प्रेरणा मिलती है नैतिकता की, ठीक है। धर्म में ईश्वर का जब भय होता है तभी वह व्यक्ति नैतिक रह पाता है। क्लियर। तो एक वर्ग ऐसा था जो धर्म और नैतिकता में सीधा संबंध बताता था, और धर्म का ही भय रहता है जब व्यक्ति जो है नैतिक रह पाता है, तो सीधा संबंधित है, ठीक है, एक दूसरे से सीधा संबंध दर्शाते थे। इसी पर उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हो आप, कार्ल बार्थ की जो फिलॉसफी है, विचारधारा है, इसको बता सकते हो आप। दूसरा एक वर्ग यहाँ पर आपको देखो बताया गया है कि धर्म निरपेक्ष नैतिकता की वर्ग बात करता था, और उसमें आते हैं आपके उदाहरण के तौर पर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि धर्म और नैतिकता दोनों ही स्वतंत्र हैं, यानी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो अलौकिक की, परलौकिक की, मतलब दूसरे लोक की बात करते हैं, इस लोक की बात नहीं करते हैं। वहीं जब नैतिक रहने की बात करते हैं, नैतिकता में आप समझते हो जो नैतिक मूल्य होते हैं, इनका आचरण जो है समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे आदर्श व्यक्ति होगा तो वो सभी नैतिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत आसान, जैसे झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का आदर करना है, ये नैतिक मूल्य होते हैं आपके, सदैव सत्य बोलना है, ठीक है।
तो अब इन नैतिक मूल्यों का अनुपालन आपका इहलोक में होता है। यह जो वर्ग था, जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण आप समझ सकते हो यहाँ पर, इनका मानना था कि धर्मा को और नैतिकता को अलग-अलग करके देखना चाहिए। धर्मा की बात की जाएगी अलौकिक जब हम बात करेंगे, और जब इहलोक की इसी लोक की बात की जाएगी तो हम नैतिकता की बात करेंगे। तो 2 वर्ग यहाँ समझ में आए, और समझने के साथ-साथ तर्क भी दिए हमने यहाँ पर कि धर्म आधारित नैतिकता भी हो सकती है और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता भी हो सकती है। और तीसरा एक वर्ग और है, तीसरा वर्ग है कार्ल मार्क्स वाला वर्ग। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि धार्मिक प्रैक्टिसेस ही होती हैं बहुत सारी जो बताती हैं कि ये नैतिकता की शत्रु होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने वर्ण व्यवस्था को समझा, यहाँ से जो वर्ण व्यवस्था का, ये धार्मिक कर्म कांडों का जो उद्भव हुआ, उसके माध्यम से यहाँ बताते हैं बलि प्रथा को बताया, सती प्रथा हो, सती प्रथा, ये धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं के माध्यम से सती प्रथा जैसी कुरीतियां निकल कर आती हैं। ये कार्ल मार्क्स का तर्क है कि धर्म नैतिकता का शत्रु होता है, यानी कि धर्म की आड़ में हम बहुत ज्यादा ऐसी कर्म कांडों का या ऐसी जो कुरीतियां होती हैं समाज की, इनकी प्रैक्टिसेस करते हैं और इनका जन्म होता है जो व्यक्ति को अनैतिक बनाती हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का यह कहना था। तो कार्ल मार्क्स का जो मानना है, महात्मा गांधी का जो मानना है, जवाहरलाल नेहरू जी का जो मानना है, तो इन सभी जो विचारधारा है, इन सभी फिलॉसफीज को अपने तर्कों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। अब समझ में आया कि मॉडल आंसर देने का तात्पर्य क्या है, और मॉडल आंसर के माध्यम से आपको एक विजन दे दिया गया। इस विजन पर आप रहते हुए आप इस आंसर को और अच्छे से सोच पाओगे। क्लियर? और फिर आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, धर्म और नैतिकता के बीच में बैलेंस बनाते हुए आपको अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। ठीक समझ में आया? और हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष लिखने का प्रयास करना है। ये चीज ध्यान रखना है, आपको दिमाग में रखना है। और इस तरीके से आपको मॉडल आंसर इसलिए यह दिखा दिया गया क्योंकि बहुत सारे साथी कंफ्यूज थे कि मॉडल आंसर जो दिया जा रहा है वो हैंड रिटन मॉडल आंसर का क्या मतलब है, कैसे इसको यूज करना है, और कैसे जो ये मॉडल आंसर हैंड रिटन दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो सेम उसी तरीके से रहेगा जैसे आपको आंसर लिखना है 3-3 पेजेस में। नहीं भाई, एक सिंगल पेज में सारे मॉडल आंसर दिए जाएंगे ताकि आप इन मॉडल आंसर को लास्ट में शॉर्ट नोट्स की भांति इसको रिवीजन कर सको। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी यूज होने वाले हैं क्योंकि यहाँ केवल टू दी पॉइंट और कंटेंट जो रहेगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही रखा जाएगा। कुछ भी अनाप शनाप लिखने का स्कोप ही नहीं रहेगा जब एक पन्ने में आपको पूरा मॉडल आंसर बनेगा। तो सीधी सी बात है, अब देखो 10 मार्च से शुरू हो रहा है, लेट लपेट मत करो और सीधा शुरू कर दो 10 तारीख से जुड़ना। और देखो नीचे लिंक दी हुई है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, उसके माध्यम से आप लिखना शुरू कर दो। 10 मार्च बहुत टाइम निकल चुका है, अगर अभी मेंस का, और जिसका निकला है एग्जाम वो भी और नहीं निकला है वो भी मेंस के लिए पढ़ लो अभी। ठीक है, यही टाइम है 1-2 महीने जिसको मेंस अच्छे से प्रिपेयर करके रख देना चाहिए। अब जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है वो हड़बड़ी में घूम रहे हैं इस समय कि भाई अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, दिमाग नहीं काम कर रहा है, जिन्होंने पहले बिल्कुल मेंस नहीं पढ़ा हुआ है और पीटी निकल गया है ना, तो अब वो टेंशन आपको नहीं रखनी है आगे अगर नहीं निकला हुआ है। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से अपने कुछ 50% 60% एटलीस्ट मेंस का पार्ट कवर करके रख देना। जैसे डेट आ जाती है, डेट आने के बाद मान लीजिए आरओ को देना है तो आरओ की प्रिपरेशन भी करते रहना है साथ में। और अगर आपको पीसीएस देना है 25 वाला तो अक्टूबर में है, तो फिर वैसे भी आपको मेंस करना चाहिए अभी। क्लियर? तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि जो भी कंफ्यूजन रह गया है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।